तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात CWC की। दरअसल इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत भी की और मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की तब खुलकर बोले और ये भी कहा कि नव संकल्प शिविर से पहले CWC की आज मीटिंग होगी। 7 राज्यों में हुए दंगों की केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हिंसा की घटनाओं की जांच करनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। जोधपुर में पहले कभी दंगे नहीं हुए। प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। कौन लोग इन दंगों के पीछे है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज देश में हिंसा का माहौल है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूपी की तरह फेक एनकाउंटर हो। आज शांत प्रदेश में दंगे कराए जा रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा दंगा भड़काने का काम करती है। वहीं बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऊपर से कहा गया है कि आप हर मुद्दे को लंबा खींचते जाओ। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। वहीं ये भी कहा कि बीजेपी देश का माहौल खराब करने पर तुली हुई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मीडिया से मुखातिब हुई तब तमाम बातचीत उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही जब वो मीडिया से मुखातिब हुए। तो दरअसल ये सरकार पर, केंद्र सरकार पर पलटवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का CWC की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे और जब मीडिया उनके सामने आई, तमाम सवालों की बौछार हुई, तब वो खुलकर बोले और ये कहा। सबसे पहले उन्होंने CWC मीटिंग की बात कही और कहा कि नव संकल्प शिविर से पहले CWC की आज मीटिंग है, बेहद खास है और 7 राज्यों में दंगों की केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हिंसा की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर बोलना चाहिए। जोधपुर का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि पहले कभी दंगे नहीं हुए। प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हुई। आखिर कौन लोग हैं कि जो इन दंगों के पीछे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आज देश में हिंसा का माहौल है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूपी की तरह फेक एनकाउंटर राजस्थान में भी हो। और राजस्थान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान शांत प्रदेश है और अब दंगे करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में हमेशा से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, लेकिन बीजेपी जो है हमेशा दंगा भड़काने का काम करती है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी नेता है उनको ऊपर से कहा गया, यानी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि उन कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप उन मुद्दे को लंबा खींचते जाओ। बीजेपी देश का माहौल खराब करने पर तुली हुई है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। CWC की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान ये भी कहा कि प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर तमाम अहम जानकारी उन्होंने दी। ये भी कहा कि 16 राज्यों में बिजली संकट चल रहा है। समय पर कोयला आपूर्ति नहीं होना एक कारण है जिस वजह से बिजली संकट बढ़ती जा रही है। हम 12 रुपए प्रति यूनिट भी बिजली खरीदने को तैयार हैं, लेकिन 12 रुपए में भी बिजली समय पर नहीं मिल पा रही। कोयले का पर्याप्त खनन करना है या विदेश से मंगवाना है, लेकिन केंद्र को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो जब मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो केंद्र सरकार पर हमला बोला, दंगों पर उन्होंने बात कही और ये भी कहा कि राजस्थान शांत प्रदेश है। इसके अलावा CWC मीटिंग में वो पहुंचे थे और ये भी कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से बिजली का संकट गहरा रहा है, हालांकि सिर्फ राजस्थान प्रदेश में नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी है, लेकिन 16 राज्यों में बिजली संकट चल रहा है और समय पर कोयला आपूर्ति ना होना ये सबसे मुख्य कारण है। हम 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने को तैयार है, लेकिन 12 रुपए में भी बिजली समय पर नहीं मिल पा रही, जो कि बेहद अफसोसजनक है। कोयला का पर्याप्त खनन करना या फिर विदेश से मंगवाना है, लेकिन केंद्र को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, यानी कि अब केंद्र को गंभीर होना पड़ेगा। ये भी जानकारी दे दें कि CWC की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में पहुंचे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। AICC में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक चल रही है। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरीश रावत, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सलमान खुर्शीद, अमरिंदर राजा बरार, PL पूनिया समेत प्रमुख कांग्रेस नेता इस बैठक में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है बेहद खास मीटिंग रहने वाली है। तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और दिग्गज नेता कांग्रेस के यहां पर इस बैठक में शामिल है। AICC में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ही ये बैठक हो रही है, तो राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद है, हरीश रावत है, भूपेश बघेल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सलमान खुर्शीद है, अमरिंदर राजा बरार है, PL पूनिया समेत प्रमुख कांग्रेस के नेताओं की ये बैठक है। तो देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ खास निकल कर आता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। दरअसल बीकानेर संभाग में आम आदमी पार्टी की चुनौती पर भी नजर है। साथ ही यहाँ पर दलित और किसान भी बड़ी तादाद में है। ऐसे में भाजपा बूथों को ध्यान में रखकर एक व्यूह रचना जो है वो बना रही है। बूथों को भाजपा को मिले मतों के आधार पर 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है।
बीकानेर संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर खासा फोकस है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर जो है वो 10,000 से कम है। स्वाभाविक तौर पर भाजपा की नजर ऐसी 8 सीटों पर है, खास तौर पर वो रहेगी भी जहां भाजपा के धर्मेंद्र मोची पीलीमंगा सीट से महज 278 मतों से चुनाव जीते। भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की बात करें, जो कि चूरू से महज 1,850 मतों से जीत पाए। बीकानेर पूर्व से भाजपा की सिद्धि कुमारी भी इस बार महज 7,061 मतों से ही चुनाव जीती। वहीं 2 अन्य सीटों पर भी फासला रहा, 10,000 से कम का, तो यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है। वहीं कांग्रेस की भी 3 सीटों पर 10,000 से कम अंतर से चुनाव जीत पाई है। लेकिन कुल मिलाकर तमाम अहम खास सीटें ऐसी है जिस पर भाजपा की नजर है। और अब जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर आएंगे, सूरतगढ़ आएंगे, हनुमानगढ़ आएंगे, तो बेहद खास होगा। और इस दौरे को लेकर हमारे बीकानेर से वरिष्ठ संवाददाता लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट है। बीकानेर संभाग में आम आदमी पार्टी की चुनौती पर भी नजर है, क्योंकि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद अब उनकी जो नजर है वो राजस्थान पर भी है और गुजरात पर भी है। तो आने वाले समय में गुजरात में भी चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की चुनौती पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर दलित और किसान भी बड़ी तादाद में हैं। भाजपा बूथों को ध्यान में रखकर एक व्यूह रचना तैयार कर रही है। बूथों को भाजपा को मिले मतों के आधार पर 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। बीकानेर संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर खासा फोकस है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर 10,000 से कम है। और उन सीटों के बारे में हम अब तक पूरी जानकारी साझा कर चुके हैं, लेकिन देखना होगा किस तरीके से आने वाले चुनावों में इस पर पार पाएंगे और कितनी अहम और खास चुनौतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां रहेगी। बिजली बंद, फिक्स चार्ज का मीटर चालू। जी हां, प्रदेश में बिजली संकट के बीच उपभोक्ताओं की पीड़ा भी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने से घोषित अघोषित कटौती झेल रहे हैं लोग, लेकिन मई महीने में आए बिल में फिक्स चार्ज ज्यों का त्यों है। ऐसे में खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं बिजली उपभोक्ता, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद अब बिजली का बिल जो है वो कम आएगा जिस तरीके से कटौती की जा रही है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोगों की पीड़ा ये है कि एक तरफ उन्हें बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है, बिजली पूरे समय में आती ही नहीं है, दूसरी तरफ बिल में फिक्स चार्ज के रूप में पूरी वसूली की जा रही है, क्योंकि हम तो गर्मी में मर रहे हैं लेकिन हमें पूरा चार्ज देना पड़ रहा है। जब डिस्कॉम मांग के अनुरूप बिजली नहीं दे पा रही तो फिर उपभोक्ताओं से क्यों वसूला जा रहा है पूरा फिक्स चार्ज, ये सवाल खड़ा होता है। और जाहिर सी भी बात है, गर्मी जो है पूरे चरम पर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोयले की कमी की वजह से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही, बिजली कटौती लगातार जारी है, लेकिन फिक्स चार्ज का मीटर लगातार चालू है। पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और इस बीच उपभोक्ताओं की पीड़ा जो है अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि मई महीने में भी, चाहे पिछले 3 महीनों का हम जिक्र करें, पूरे प्रदेश में ही बिजली कटौती हो रही है, लेकिन फिक्स चार्ज यानी कि जैसे ही बिल बिजली का आता है वो ज्यों का त्यों है। और ऐसे में खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं बिजली उपभोक्ता। तो अब उनका यही सवाल है कि जब आप बिजली कटौती कर रहे हैं तो फिर उपभोक्ताओं से पूरा फिक्स चार्ज क्यों वसूला जा रहा है। इस पर सरकार को, पूरे सिस्टम को ध्यान देना होगा। चिकित्सा कार्मिकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल विभाग के नर्सिंग समेत अन्य कैडर में मेस भत्ता जो है बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग के सचिव सुधीर कुमार शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत अब नर्सेस का 1200 से बढ़ा दिया, अब वो 1350 रुपए मेस भत्ता हो गया है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स की बात करें, 800 की बजाय 880 रुपए उन्हें भत्ता मिलेगा, यानी कि 80 रुपए बढ़ाए गए। लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की बात करें या फिर रेडियोग्राफर की बात करें तो उनका भत्ता भी 250 से 275 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब ये नया आदेश 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है और हालांकि मांग लंबे समय से थी। राहत की खबर जरूर है चिकित्सा कार्मिकों के लिए। देखने वाली बात होगी कि विभाग के नर्सिंग समेत अन्य कैडर में जो मेस भत्ता बढ़ा है उससे कितने खुश ये कार्मिक नजर आएंगे, क्योंकि वित्त विभाग के सचिव सुधीर कुमार शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत अब नर्सेस को 1200 से बढ़ाकर 1350 रुपए मेस भत्ता कर दिया है। इनमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, अब 800 की बजाय उन्हें 880 रुपए ये भत्ता मिलेगा। इसमें लैबोरेटरी टेक्नीशियंस भी हैं और रेडियोग्राफर्स भी हैं, जिनका भत्ता 250 से बढ़ाकर 275 रुपए कर दिया गया है। और ये जो नया आदेश है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है। RVUNL CMD RK शर्मा के प्रयास जो है वो आखिरकार रंग लेकर आए हैं। सूरतगढ़ की बात करें तो 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा जो है वो टल गया है। दरअसल 250 मेगावाट के 6 प्लांट्स के लिए IGNP से पानी मिलता है। प्लांट के 45 लाख टन पानी रिजर्व रखने की क्षमता है, जिसे 30 दिन चल सकता है ये प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए रोजाना
करीब 1 से 1.5 लाख टन पानी चाहिए, लेकिन नहरबंदी वहां पर लगातार हो रही है। अब दूसरी बार शुरू हुई है, तो ऐसे में उसके चलते करीब 1.5 महीने से पानी नहीं मिल पा रहा। आईजीएनपी से पानी ऐसे में फिलहाल प्लांट में रिजर्व कैटेगरी का 5 से 6 दिन का ही पानी का स्टॉक उपलब्ध रह गया है। पिछले दिनों की बात करें तो RVUNL CMDR के शर्मा ने प्लांट का दौरा किया था। इस दौरान समस्या का उन्हें पता लगा और पता लगते ही शर्मा ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए। आनंद फानन में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल प्लांट से डाली गई 400 NB की 2 लाइंस, अब इन लाइन से सूरतगढ़ प्लांट को 40,000 टन पानी मिल पाएगा। एक लाइन कल ही शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 4 नलकूप खोदने की भी प्लानिंग की जा रही है, ताकि पानी की उपलब्धता जो है वो पहुंचती रहे और पानी जो है वहां पर कम ना हो, उनकी आपूर्ति कम ना हो। इन सब प्रयासों के बावजूद उपलब्ध पानी से 4 प्लांट की यहाँ पर उन 4 प्लांट को संचालित किया जा सकेगा, क्योंकि जैसे जैसे नहरबंदी हो रही है पानी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है और पूरा खेती का इलाका है और वहां पर किसान बहुत ज्यादा संख्या में है और ऐसे में किसानों की भी मांग लगातार थी। हालांकि गुस्सा जब दूसरी बार नहरबंदी हुई तब उनका बहुत ज्यादा देखने को मिला था और ऐसे में RVUNL CMD RK शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। जब वो यहाँ पर प्लांट का दौरा करने के लिए पहुंचे थे तब उन्हें इस समस्या का पता लगा और आखिरकार सूरतगढ़ में 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा टल गया है और अब उन्हें पानी मिल पाएगा। और इस वजह से हालांकि चेहरे जो है वहां के किसानों के, वहां के लोगों के खिले हैं, लेकिन अभी तक पूरी समस्या खत्म तो नहीं हुई। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होने से अब 4 प्लांट की इन्हें संचालित किया जा सकेगा और इन प्रयासों के बावजूद अब पानी उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स राजस्थान में जमीन तलाश रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद बिग प्लेयर्स का मूवमेंट भी बढ़ गया है। वैसे भी कोरोना ने बदल दिया है टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ट्रेंड। बड़े होटल ग्रुप्स की बात करें तो 2 अलग अलग तरह की सुगबुगाहट भी सुनने को मिल रही है। शहर छोड़ जंगलात का रुख हो रहा है। राजस्थान को वो प्रॉफिट प्लेटफॉर्म मान रहे हैं। कोरोना ने आधुनिक शहरी होटल से पर्यटकों को दूर कर दिया है। नेचर टूरिज्म यानी कि रिजॉर्ट्स की तरफ अब बड़े ग्रुप्स का रुख भी जो है बढ़ता नजर आ रहा है। अनंता, ललित, ITC, ओबेरॉय सहित कई ग्रुप्स के प्रतिनिधि अब जमीन तलाश रहे हैं, वो भी राजस्थान में। आमेर से चंदवाजी तक का जंगल से लगा ग्रामीण क्षेत्र एक हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। इनमें सरिस्का आता है, जामडोली आता है, आमागढ़ आता है। आसपास भी बड़े ग्रुप्स की नजर है क्योंकि यहाँ पर अभयारण्य है। कुछ पहले से ही रिजॉर्ट्स को भी टेक ओवर करने की कोशिशें जारी है, यानी कि जो पहले रिजॉर्ट्स बने हुए हैं लेकिन अब उनका संचालन नहीं हो रहा है, कोविड की मार जिन्होंने झेली है या फिर जो किसी वजह से बंद हो गए हैं, तो हो सकता है कि उन रिजॉर्ट्स को खरीद कर उन्हें वापिस से एक नए रूप में ढाला जाए। लेकिन फिलहाल बड़े ग्रुप्स अब जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री से राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में बड़े ग्रुप्स की नजर है और टूरिस्ट जो है वो अब धीरे धीरे कोविड के बाद बढ़ता नजर आ रहा है और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ट्रेंड कोरोना के बाद बदला है, क्योंकि शहरी जीवन से निकलकर जंगलात की ओर आने का रुख जो है बड़े ग्रुप्स कर रहे हैं, विदेशी सैलानी कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर, इवन सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्रॉफिट प्लेटफॉर्म मान रहे हैं राजस्थान को। राजस्थान के लिए बेहद अच्छी खबर, बेहद खास खबर आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल 6 जिलों से होकर गुजरेगा सुपर टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर से बदलेगी प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तस्वीर। धौलपुर से कोटा तक पूरे कॉरिडोर में सुनाई देगी बाघों की दहाड़। पहली बार पूरी चंबल बेल्ट में हर जगह दिखेंगे बाघ। धौलपुर, कैला देवी, आमली यानी कि टोंक में आमली जो है वहीं पर, और रणथंभौर, रामगढ़ और मुकंदरा। इधर NCR में सरिस्का के बाघों से भी आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। रणथंभौर की बात करें तो वहां पर 79 बाघ, सरिस्का में 26 बाघ जो है वो मॉनिटर किए गए हैं। करौली, धौलपुर में 4-4 और रामगढ़, मुकंदरा में 1-1 बाघ जो है वो मॉनिटर हुआ है और कुल मिलाकर 115 बाघ और 4 टाइगर रिजर्व से टूरिज्म इंडस्ट्री को संजीवनी मिलती हुई नजर आएगी। जब ही कुंभलगढ़, टॉडगढ़ के रिजर्व बनने की संभावना है और इससे मजबूती मिलेगी टूरिज्म सेक्टर में। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि धौलपुर से कोटा तक पूरे कॉरिडोर में अब बाघों की दहाड़ सुनने को मिलेगी। टाइगर कॉरिडोर से प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तस्वीर एकदम से बदल जाएगी और पहली बार पूरी चंबल बेल्ट में हर जगह बाघ दिखेंगे, जिसमें धौलपुर, कैला देवी, टोंक का आमली, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकंदरा है। और इधर NCR में सरिस्का के बाघों से आकर्षण भी बढ़ता नजर आ रहा है और इसीलिए जो टूरिस्ट है उनकी नजर जो है आने वाले समय में राजस्थान पर है और इसलिए राजस्थान के लिए बेहद खास खबर।
किशनगढ़ में सीजीएसटी ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। करीब 100 फर्जी बोगस फर्मों ने जारी किए 350 करोड़ की फर्जी बिल। 60 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का गोलमाल उन्होंने किया है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आयुक्त के पते पर ही बना डाली फर्जी फर्म। कई राज्यों में फर्जीवाड़े के तार जुड़े हुए हैं और ऐसे में जैसी जानकारी लगी उसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सीजीएसटी ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि करीब 100 फर्जी बोगस फर्मों ने 350 करोड़ की फर्जी बिल जारी कर दी है। 60 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का उन्होंने गोलमाल यहां किया है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आयुक्त के पते पर ही बना डाली उन्होंने फर्जी फर्म और अपने आप में अनोखा और हैरान करने वाला मामला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में फर्जीवाड़े के तार जुड़े हुए हैं। तो अब संयुक्त राज्य मिलकर इस पर एक्शन लेते नजर आएंगे। स्वर्गीय किरोड़ी बैंसला की सुरक्षा में जवान लगे हुए थे, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि उनके बेटे इनका उपयोग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने कर्नल किरोड़ी बैंसला को सुरक्षा दी थी। बैंसला की सुरक्षा में 2 जवान तैनात थे। स्वर्गीय किरोड़ी बैंसला के निधन के बाद पीएचक्यू ने सुरक्षा हटाने के आदेश जारी कर दिए थे और मौखिक रूप से भी सुरक्षा कर्मियों को वापस आने के निर्देश दिए जा रहे थे। वहीं स्वर्गीय बैंसला के बेटे अभी भी दोनों पुलिस कर्मियों का उपयोग कर रहे हैं। ये फिलहाल अभी जानकारी मिली है, लेकिन अभी मौखिक रूप से उन्हें ये आदेश दिए गए थे। पीएचक्यू ने सुरक्षा हटाने के आदेश जारी किए थे। मौखिक रूप से कहा था उन सुरक्षा कर्मियों को, उन 2 जवानों को, कि आप वापस जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया कि आखिर किस वजह से अभी भी उनके बेटे जो है इन जवानों का उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं पोषण स्वराज सम्मेलन और इसमें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का भी संबोधन सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि आज परंपरागत खेती को बचाने का संकट हमारे सामने आ गया है। मैं खुद आज भी 2 घंटे खेती के लिए निकाल लेता हूं। कुछ भी बोने के लिए पानी की जरूरत होती है। पंजाब से बीकानेर आने वाली ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहते हैं और ऐसी स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई, ये हमें सोचना होगा। पहले बैल ऊंट से खेती होती थी, आज ट्रैक्टर आने से खत्म हो रहे हैं, यानी कि परंपरागत खेती का उन्होंने जिक्र किया। आधुनिकीकरण से खेतों की प्राकृतिक संपदा खत्म हो रही है। फर्टिलाइजर, कीटनाशक के उपयोग से पैदावार बढ़ाने को प्रेरित किया गया है और इन सब से खाद्यान्न तो बढ़ा है, लेकिन बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मानसिकता ऐसी बन गई है कि कंपनियों के बीज को ही हम सब प्राथमिकता दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन परंपरागत खेती के तरीके आप हमेशा से अपने खेत में बनाए रखें। नौजवान पीढ़ी नौकरी पाकर शहर में रहना चाहती है और कार्यक्रम में सुदर्शन अयंगर, सवाई सिंह, सनी सेबस्टियन भी मौजूद रहे। तो बेहद खास ये कार्यक्रम था और ऐसे में खेती को लेकर जब अपना संबोधन दिया तो वो बेहद खास रहा, खासकर किसानों के लिए जो आज परंपरागत खेती को भूल रहे हैं और लगातार आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने खेती को लेकर संबोधन में बहुत ढेर सारी बातें कही।